नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी का बहुत ही अच्छा और बेस्ट और बेनिफिशियल प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके लिए आगामी जो 16 अगस्त को परीक्षा है उसके लिए। तो जो भी चैनल पर नए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जो सैटेलाइट हमारे रहते हैं तो उनमें जो विद्युत एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, तो उसका स्रोत पूछ रहा है। तो उसका स्रोत है सौर सेलें। क्या स्रोत है उसका? सौर सेलें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सौर सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए कहाँ बनता है। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो इसका आंसर है रेटिना पर बनता है। जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है तो वो रेटिना पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में, यानी बीच के कान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया, मिस्टस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गैम्बूसिया। ये जो है मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है हीलियम। क्या आंसर है इसका? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 6। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एसिटिलीन गैस है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में विचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1, वेल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग होता है। दूसरा है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। नंबर 3, सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। तो बताइए इन कथनों में से कौन सा सही है। तो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, क्योंकि हमने देखा है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग है। और यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल भी है, तो ये भी सही है। और सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो तीसरा जो है गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड टेट्रा एलिकल्स, मेटल कार्बोनिल्स और प्रकाश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ए इसका सही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। यानी किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना टेम्परेचर के जो बदलाव होता है उसके परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे बोलेंगे संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण या गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। यानी भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है।
जब भारीनता की अवस्था हो तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अधिक लंबा, अधिक छोटा, गोलाकार या वही रहेगा? तो आंसर है गोलाकार हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में, वाट में। तो ये तो आप जानते ही हैं, हर्ट्ज में इसको नापा जाता है आवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? यानी मध्य युग के जो शासक थे उनमें से कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ या पढ़ा लिखा या शिक्षित था इन चारों में से? तो ए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी। तो बताइए ये शेर शाह सूरी था, डी। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल-बरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? अल-बरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और बलबन। तो ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था, उनका दरबारी कवि था अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 13। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट ने एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए भेजा था या आया था, तो वह कौन था? ए बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से मंगोल सम्राट ने इनके दरबार में एक शिष्टमंडल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 14। मोहम्मद गोरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? खुसरो शाह के विरुद्ध मोहम्मद गोरी किसके साथ मिल गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? गुजरात का शासक, मुल्तान का शासक, पेशावर का शासक, जम्मू का शासक। तो वो जम्मू का शासक था जिसके साथ ये मिल गया था। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? हिरण्यगर्भ क्या था? एक जो बोलते हैं यज्ञ था, हिरण्यगर्भ एक यज्ञ था। तो किसने करवाया था? ए मयूर शर्मन, बी हरिचंद्र, सी दंती दुर्ग और डी हर्ष। तो इसका आंसर है सी दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग ने कराया था हिरण्यगर्भ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 16। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? नंदवंश, मौर्य, पश्चिमी क्षत्रप और सातवाहन वंश। तो बताइए किसने सोने के और शीशे के सिक्के चलाए थे? तो डी सातवाहन वंश, सोने या प्रोटीन के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सुमेलित नहीं है बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताइए। ये सिक्कों के बारे में ही है। तो 17वां क्वेश्चन है और कुषाण वंश को बताया गया है कि स्वर्ण और ताम्र के इन्होंने सिक्के चलाए। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ताम्र और स्वर्ण दोनों के सिक्के चलाए। गुप्त वंश की बात करें स्वर्ण एवं रजत दोनों सिक्के चलाए। कलचुरी वंश की बात करें इन्होंने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र तीनों चलाए। सातवाहन की बात करें हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इन्होंने स्वर्ण नहीं किसके शीशे के सिक्के चलाए थे, यानी प्रोटीन के सिक्के चलाने वाले थे ये सातवाहन। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था 1857 के समय? तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेरसे, सर ह्यूग व्हीलर। तो बताइए कौन था? तो ये हेरसे था। कौन था? हेरसे। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। यानी किस दल की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। तो उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी। कौन सी थी? लिबरल पार्टी। ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका हमें बताना है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र संबंधित है इससे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां संबंधित है इससे, सही बात है। जो काकोरी डकैती हुई थी 8 डाउन ट्रेन लखनऊ के आसपास, वहाँ से केवल हथियार मिलते, गोली नहीं मिल पाई थी। तो इनमें 3-4 को इन्हें फांसी हुई थी, जैसे रोशन लाल सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, 2 और थे।
तो अगला चलते हैं, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, तो ये बिल्कुल सही है। तो डी जो आंसर है, नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है रास बिहारी बोस, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब सुमेलित था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो बताइए कौन था? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कौन था? ये जिन्ना थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी करने की भर्त्सना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वक्तव्यों या कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखा है और फिर करण दे रखा है। तो महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन इन्होंने स्थगित कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत बात है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण उनका विरोध नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 23, तो कौन संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह। तो कामागाटो मारू प्रकरण से कौन संबंधित था? बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने ये जहाज़ किराए पे ले रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन रूबिकॉन, जेल में गांधी की आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन संचालित किया जाना था। तो संबंधित किससे है? जेल में गांधी की आमरण अनशन से संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट और फॉरवर्ड ब्लॉक। आंसर है डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आप ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 26, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय अध्यक्ष 1942 में कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 9 का ए में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए क्या होगा? ये भी सही बात है, सॉरी ये गलत है, ये गलत है। स्टेटमेंट केवल एक सही है तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है? भारत का महान्यायवादी नंबर 1 लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है।
तीसरा है लोकसभा में बोल सकता है, और चौथा स्टेटमेंट है लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको यहाँ ज़रूर ध्यान देना है। सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांस रहते हैं। तो 29 क्वेश्चन के बारे में बताइए। लोकसभा की कार्यवाही में क्या महान्यायवादी भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। नंबर 3, लोकसभा में बोल सकता है? हाँ बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा का सदस्य नहीं है ये। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2 और 3, तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो कौन सा ऐसा कर्तव्य है जिसका पालन कैग द्वारा नहीं किया जाता है? तो ए है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों या खर्चों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही बात है। अगला है आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों खर्चों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं या खर्चों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये डी जो है ये गलत है कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, ये इसका कार्य नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2, तो इसमें पूछ रखा है इधर झांसी है, मछली नगर, टूंडला, सैफई, उधर नगर पालिका परिषद, क्षेत्र समिति, नगर पंचायत, नगर निगम। यानी यहाँ पूछ रहा है कि स्थानीय शासन संस्था किस नगर में कौन सी है। तो ये हमें मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 31। तो बताइए झांसी में क्या है? झांसी में है नगर निगम। उसके बाद मछली शहर जो है उसमें है नगर पंचायत। टूंडला में है नगर पालिका परिषद और सैफई में है क्षेत्र समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के व्यवहार के विषय में सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। एक मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक कानून को एकृत और शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक नहीं है। ये फैसला बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आंसर बी। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है। हमें नीचे भी ध्यान देना है कि कौन सा सही है पूछ रहा है। सही है तो ये सही हो गया पहला। दूसरा देखते हैं भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राज्यतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता जो है इकहरी है। ये गलत बात है। ये गलत है, तो इसको हम काट देंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर देश के विरुद्ध कोई कार्य करे या कोई जासूसी या कुछ तरह की कोई जो घटना करे, वो जो कार्य करेगा तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो दोनों गलत हो गए, एक सही है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में विद्यमान विधान परिषद के उत्साधन के लिए यानी उसे समाप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करना अपेक्षित है? विधान परिषद, तो स्टेटमेंट नंबर 1 बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 की, राज्यसभा इस आशय का संकल्प यदि पारित करे तो, राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है, इसे पारित करे ना करे। नंबर 2, राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प संविधान में विहित विशेष बहुमत से पारित करे। आर्टिकल 169 फर्स्ट के तहत, यदि कौन सा आर्टिकल है? 169, इसके तहत इसे बनाया और समाप्त भी किया जा सकता है। उसके बाद संसद विधि बनाकर विधान परिषद का उत्साधन कर दे, ये भी सही बात है, संसद भी कर सकती है। लेकिन राज्य विधानसभा साधारण बहुमत से जैसा विधेयक का मामला हो संकल्प पारित करे। तो साधारण बहुमत, इसने यहाँ साधारण बहुमत बोला है तो ये गलत बात है, साधारण बहुमत नहीं, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाते हैं? स्टेटमेंट 2 यानी राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प संविधान में विहित विशेष बहुमत यानी 2/3 से पारित करे तब, या संसद विधि बनाकर विधान परिषद का उत्साधन करे तब। तो 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं आगे। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर बताइए, क्या होता है? तो सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर हो जाएगा डी, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो है विदेशों से अर्जित आय और माइनस विदेशों द्वारा यहाँ पर की गई जो आय है उसे घटाकर और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मिला करके जीएनपी बनता है। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय, इसमें अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए और इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम बताइए, यानी सबसे ज़्यादा जो बजट घाटा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा है। तो 36 का आंसर बताइए क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है राजकोषीय घाटा सर्वाधिक होता है, उसके बाद आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा। तो यानी 2, 3, 1 यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। तो यानी संघ सरकार और भारत सरकार के जो घाटे हैं उनमें सर्वाधिक घाटा कौन सा होता है? राजस्व घाटा, उसके बाद आगम घाटा, उसके बाद प्रारंभिक घाटा, ये आप याद रखेंगे। चलिए, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है, कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 37। तो चालू खाते में 1 मार्च 1993 को, चालू खाते में अगस्त 1994 को, पूंजी खाते में अगस्त 1994 को, चालू खाते में अप्रैल 1995 में। तो बताइए कब इसको परिवर्तनीय बनाया गया था? ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो चालू खाते में अगस्त 1994 को भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति से समाज में फैलती है क्या? आर्थिक विषमता, आर्थिक समानता, सामाजिक लाभ, सरकारी लाभ। तो बताइए 38 का आंसर बताइए। तो क्या फैलती है? आर्थिक विषमता। कैसे? मान लिया ये कोई वस्तु है ए और यहाँ खरीदार खड़े हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब है कि मुद्रा की वैल्यू डाउन हो चुकी है, लेकिन जो वस्तु है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये 3 व्यक्ति हैं, एक के पास 500 रुपये हैं, एक के पास 400 रुपये हैं, एक के पास 300 रुपये हैं, और वस्तु है एक, व्यक्ति हैं 3, पैसे की वैल्यू डाउन है, वस्तु की वैल्यू अप हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा? 500 वाला अधिकतम दाम देकर इसको खरीद लेगा। तो ये क्या हुआ? ये दोनों बेचारों को नहीं मिल पाई, भले ये पहले आए थे लेकिन ये नहीं मिली। तो ये क्या हो गया? आर्थिक विषमता का एक इंडिकेशन है, एक उदाहरण है। तो इसलिए इससे आर्थिक विषमता फैलती है। चलिए चलते हैं आगे। कागजी स्वर्ण क्या है? कागजी स्वर्ण क्या है? 39 का, ये सबको मालूम होता है, ये बता दूँ आपको। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये IMF की एक जो डॉक्यूमेंट है जिस पर कोई भी देश SDR
में जो है पैसे ले सकता है। तो कागजी स्वर्ण इसे बोलते हैं, SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इसमें अब तक 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है, जैसे चीन की मुद्रा है, अमेरिका की है, और आपकी जापान की है, और जर्मनी की है, और शायद फ्रांस की। 5 देश हैं इसमें जिनकी मुद्राओं को इसमें शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40। कार्ल मार्क्स से, रैगनर नर्क्स से, एडम स्मिथ से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बताइए क्या होगा। निर्धनता का दुष्चक्र रैगनर नकर्स से संबंधित है, निर्धनता का दुष्चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। 41 क्वेश्चन है। निर्यात संवर्धन से, लघु एवं मध्यम उद्योग से, कृषि विकास से, ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। तो आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME। यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो इसे हम ध्यान रखेंगे, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें, और इसे एंड तक ज़रूर देखें। आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको लाभ ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर व्यक्ति उधर संबंध है, संबंधित किससे है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित है। LK झा, VJ कुरियन ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। और हमने 2 मिला लिए हैं, A का 3 हो गया है और C का 2। हम देखते हैं हम आंसर निकाल पाते हैं या नहीं। A का 3 और C का 2। तो A का 3 C का 2, A का 3 C का 2 किस में है, B में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या आंसर क्या है, 3 5 2 1। तो यानी MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, LK झा कराधान 3 5, VJ कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। तो आंसर हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कृषि उत्पाद 2015 और राज्य। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। 2015 में कर्नाटक था और आज भी कर्नाटक ही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, आज भी है जब तब भी था। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, आज भी है और तब भी था। लेकिन आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश नहीं है, ये यूपी है, ये यूपी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आजकल लगातार आ रहे हैं एग्जाम में, तो आप नहीं है का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इस नहीं है का ये क्वेश्चन गलत करवा देता है और कंपटीशन से बाहर कर देता है। तो चलिए इधर क्रांति है उधर संबंधित। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, उद्यान से संबंधित है सुनहरी क्रांति, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, बिल्कुल सही बात है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नीली क्रांति कुक्कुट पालन से नहीं है, ये मत्स्य पालन से है, मत्स्य यानी मछली पालन से है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी इज़ द राइट आंसर, ये गलत मैच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत में कृषि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। भारत में कृषि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45। तो 1965 में भारतीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी, 1965। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। बताइए दोस्तों, अभी पीछे बताया था। तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा है, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, मध्य प्रदेश। ये उत्पादक आप ज़रूर देख लें, उत्पादक और फर्स्ट उत्पादक और राज्य, किस राज्य में कौन सा प्रोडक्ट सर्वाधिक उत्पादित होता है, ये पूछ लेता है और इसे घटते क्रम में पूछ लेता है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे सर्वाधिक उत्पादक होता है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो 48 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी कर्नाटक। शहतूत रेशम के लिए कर्नाटक फेमस है। 48 का आंसर हो जाएगा सी, शहतूती रेशम कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है किसके लिए।
कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, वृहत स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, स्मॉल यानी लघु, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप तब भी आंसर इसका लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए दोस्तों। जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। तो आंसर है इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी, सूती वस्त्र। ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और इसी प्रकार की सीरीज लेकर हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक बीईओ की परीक्षा होगी, तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा लें, जैसे ही हमारी वीडियो आपको सूचना मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।